जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। अलमिया ये है हम सब के लिए, और दुख उस अलमिया का इतना तकलीफ़ दे है कि आप और मैं शायद जमहूरियत का कार्ड उठाए एक दूसरे से शर्मिंदा फिर रहे हैं, क्योंकि तनकीद हुकूमत पे करते हैं कि चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलता, इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो दवाइयाँ नहीं मिलती, बाहर पढ़ने के लिए अगर सोचते हैं तो डॉलर इतना महंगा है कि अप्रोच से बाहर है, अगर कारोबार करना चाहते हैं तो इकॉनमी इतनी बुरी है कि कारोबार नहीं कर पाते, तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन उसके लिए साथ चाहिए होता है, जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में अपोजिशन का एक बड़ा साथ होता है। तो फिर जब हम अपोजिशन की तरफ देखते हैं तो हमें अपोजिशन हुकूमती कारकर्दगी से भी अपोजिशन की कारकर्दगी 200 गुना बुरी नज़र आती है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो ये जो अपोजिशन है इस कौम पर मुसल्लत है, जो आपके और मेरे वोटों से पार्लियामेंट तक पहुंची है और जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं मुझसे शायद आप सब लोग बेशतर इख्तलाफ करें इस बात से, लेकिन जमहूरियत में जो किरदार अपोजिशन अदा करती है शायद वो हुकूमत के पास उतने मौके नहीं होते। हुकूमत की डायरेक्शन भी अपोजिशन सेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ अपोजिशन के अपने मफाद इतने मजबूत तर हैं कि आपको कई इकदाम पिछले आप आज थोड़ी देर के लिए हुकूमत को तो छोड़ दीजिए ना कि 3.25 सालों में 3.5 सालों में किस तरह हमारे आपके जज्बात की मकतलगाह बना दिया पाकिस्तान को। अगर आप अपोजिशन को देखेंगे तो शायद अपोजिशन के करतूतों पे मातम करने को भी दिल नहीं करेगा, जो जितना बुरा सलूक अपोजिशन ने अपने मफाद को सामने रखते हुए अपने ही किए गए वादों और दावों के साथ इस मासूम कौम के साथ किया। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा जो ईवीएम का एक मसला है, क्या ईवीएम पे इलेक्शन 2023 होता हुआ नज़र आता भी है या नहीं, होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो अपोजिशन का किरदार है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है और जो रोल ऑफ अपोजिशन है वो कहीं नज़र ही नहीं आता, मतलब जो परफॉर्म होना चाहिए था अपोजिशन की जानिब से वो बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर बाहर निकल कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको और मुझे एक बड़ा ही तुर्श किस्म का लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। और उसके बाद आज सेनेट में जहां अपोजिशन की जो है नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं हुकूमती नंबर से, वहाँ 3 बिल अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत पास करा के ले जाती है। तो इस पर लिखा जा सकता है कि पाकिस्तान की अपोजिशन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब आमिर अब्बास साहब। कुछ ही देर में, बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए, कुछ ही देर में जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, अगर कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। रिदा सैफ़ी साहबा होंगी कराची से, एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं। रिदा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रिदा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मतलब मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि आज जो 3 बिल गवर्नमेंट मंजूर करा गई, कल 33 बिल मंजूर करा गई, तो इट्स मीन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इन पार्लियामेंट इज 110%, बट अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह सर? देखिए, अपोजिशन जो मैं काफ़ी अर्से से बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन और गवर्नमेंट और पार्लियामेंटेरियंस जिसका काम है लेजिस्लेशन, तो गालिबन लेजिस्लेशन उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ हैं अपनी, उनकी ज़ात। इस मुल्क का गरीब आदमी, इस मुल्क का जो शख्स इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान है, वो उनका इशू नहीं है। उनका इशू यही है कि सम हाउ और द अदर हम जो उनसे हैं किसी न किसी तरीके से 2 किस्म के रिलीफ चाहते हैं। एक तो वो मुश्तरका तौर पे चाहते हैं कि वो क्या रिलीफ है, वो ये है कि हम किसी तरीके से अपने ऊपर बने हुए केसेस इनको किसी अंदाज से ख़त्म कराएं। और जो अलग-अलग रिलीफ वो देखते हैं जिससे अपोजिशन का आपस में यूनिटी नहीं नज़र आती, वो ये है कि बिहाइंड द डोर्स ये जाके जहाँ भी है ये कुछ डायलॉग करने की कोशिश करते हैं, कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, कोई डील करने की कोशिश करते हैं। यही चाहते हैं कि उनको कोई जगह दी जाए, उनको कोई स्पेस दी जाए और उनका रोल हो। तो इस चीज़ से फिर जो आया है ये चीज़ आया है। अभी ये जो पीडीएम में आपको अपोजिशन मुश्तरका तौर पे इकट्ठी नज़र आती है, वो कमर ज़मान कायरा के चंद रोज़ पहले एक स्टेटमेंट थी कि अगर नून लीग सीरियस है पीडीएम के सिलसिले में तो फिर उससे ये बैकडोर के रवाबित खत्म करने होंगे। तो ये वो अच्छा, ये जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं बैकडोर रवाबित का, क्या आपको लगता है इनके जो आमाल हैं, मतलब जो 3.5 सालों में जो कुछ अपोजिशन प्ले करती रही रोल, वो कहीं ना कहीं लगता रहा कि कहीं ना कहीं कुछ डिक्टेशन मिल रही है किसी ना किसी पार्टी को?
देखिए, डिक्टेशन उस पार्टी को या उस शख्स को मिलती है कि जो पार्लियामेंट से हट जाता है और जाता है डिक्टेशन लेने के लिए। अदरवाइज जो शख्स या जो पार्टी तैयार ही नहीं डिक्टेशन लेने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें किसी डिक्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो अवाम की अगर जंग लड़ रहे हैं और अवाम के हकूक़ की या उनकी पसमानगी की बात कर रहे हैं, डिक्टेशन वाले डिक्टेशन भी नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि जो अभी परसों तरसों कानून साजी हुई, अपोजिशन के 10 अरकान उसमें हाजिर नहीं थे। आज की आप देख लें कि सेनेट आज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना कि उसकी हुकूमत की तो नंबर्स कम है, अपोजिशन के ज्यादा है, पर हुकूमत बिल पास करेगा। इसमें एक तरमीमी बिल नैब के हवाले से भी है। व्हाट इज दिस बिल सर? सर, ये बिल वही है कि जो पहले एक नैब ऑर्डिनेंस का सेकंड अमेंडमेंट का बिल आया और फिर थर्ड अमेंडमेंट का, जिसमें जैसे आपने इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन पढ़ा अपोजिशन पे, तो मुझे भी कोई इसमें दुश्वारी नहीं होगी कि मैं एहतिसाब के बारे में ये पढ़ दूं कि जो एहतिसाब का अमल है इन कवानीन के बाद इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा और उसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े लकूनाज आ जाएंगे कि जिससे इस प्रोसेस को आगे चलाना बड़ा मुश्किल होगा। और हुकूमत जो बड़ी अभी बात कर रही है कि जी अपोजिशन के हम अदालतों में जाएंगे, भाई आप अदालतों में जाने से बेशतर ये ऑर्डिनेंस कब से आए हुए हैं, आपने इसको क्यों नहीं चैलेंज किया अदालतों में? ऑर्डिनेंस कैन आल्सो बी चैलेंज्ड इन कोर्ट सर एज वेल। कोर्ट में भी वही अदालतों में चैलेंज होगा, लेकिन उससे पहले यही सेनेट अगर एक सिंपल करारदाद ले आती है किसी भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ, तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, उसे पेश करना पड़ता है। तो बात अगर देखी जाए तो जो मैंने जब से ये ऑर्डिनेंसेस आए हैं, मैंने कहा इससे अपोजिशन को शायद ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि उनके केसेस ज़्यादा हैं, मां सिवाय एक आध शिक है जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन है या प्रोसिक्यूटर जनरल की। अदरवाइज इससे रीअपॉइंटमेंट एज वेल सर, रीअपॉइंटमेंट वही है, रीअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन उसका भी अगर दोबारा लाना चाहते हैं तो उनको वही तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ उन्हें एक मीनिंगफुल डायलॉग करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, रोल ऑफ अपोजिशन आपको कितना स्ट्रॉन्ग या वीक नजर आता है ड्यूरिंग ये जो पार्लियामेंट के 2 सेशन हुए, कल मुश्तरका हुआ, आज सेनेट का हुआ, और इसमें जो रोल था अपोजिशन का उसको कहाँ देखते हैं आप सर? मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने पहली दफा कलेक्टिवली अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और जिसकी वजह से हुकूमत को भी काफी मसला रहा है इसमें। अल्टीमेटली हुकूमत अपने कानून पास कराने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन एक दफा तो हुकूमत की दांतों को पसीना आ गया था। लेकिन यहाँ पर इसके बाद मैं एक और चीज गुजार करना चाहता हूँ। अपोजिशन ने भी कसम खा रखी है कि बगैर सोचे समझे हर चीज की मुखालफत ही करनी। कोई लॉजिकल आर्गुमेंट, चाहे वो ईवीएम के खिलाफ हो, चाहे वो जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं उनकी वोटिंग के खिलाफ हो, बिलावल साहब थोड़ा सा लॉजिकल बोल रहे थे, चाहे इससे भी बड़ा जो सीरियस इशू था कमिश्नर यादव के बारे में जो भी रजिस्ट्रेशन हो रही थी उसके बारे में, हमने सब चीजों को एक ही उसमें लपेट के और हंगामा खड़ा कर दिया, फिर वॉकआउट कर गए। बैठ के हर कानून के ऊपर जो बात करनी चाहिए वो हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। इस लिहाज से तो यहाँ पर मैं समझता हूँ हुकूमत कामयाब तो हो गई है, लेकिन अपोजिशन को एक दफा दिखा दिया है कि अपोजिशन इकट्ठे मिलकर बैठे तो हुकूमत से वो कुछ काम करवा सकती है जो जरूरत जुड़ी है इस मुल्क के लिए। बिल्कुल सही है सर। सर, आपको 2023 का इलेक्शन ईवीएम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरा ख्याल अभी तो ये हम थोड़ा प्रीमेच्योर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, फिर इसमें इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और आपने ये ईवीएम की मशीनें हैं, ये पता नहीं कितनी आपको चाहिए होंगी, मेरा तो ख्याल है 30-40 लाख की मशीनें आपको चाहिए होंगी। ये कहां से आएंगी? उनका सर, इलेक्शन कमीशन जो अपनी इनिशियल रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने 2 लाख मशीनों, वर्किंग मशीनों की बात की थी, 8 लाख टोटल कंजम्पशन की बात की थी, जो स्टैंड बाय मशीन्स भी होंगी। तो ये नंबर तो दे चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर। तो फिर मेरा ख्याल है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स मशीनों की अवेलेबिलिटी उतना इशू नहीं होगा। आपको इसके ऊपर एक ट्रेनिंग की मुहिम चलानी पड़ेगी, खासतौर पे ये जो लोग हमारे पोलिंग बूथ पर होते हैं और जो अवाम है इनको भी बताना पड़ेगा। और इसके साथ एक और चीज जो बड़ी अहम है जी, वो ये है कि इसमें जो भी जहां पर भी इसमें धांधली हो सकती है या कहीं को इंटरफेयर करके इस मशीन के जरिए अपने मतलब का रिजल्ट निकाल सकता है, वो तमाम चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी ताकि उनका जिसने तदारक हम कर सकें
वो ज्यादा मेरे लिए अहम है, क्योंकि अगर वो हम कर सकते हैं जी तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन की शफाफियत जो है वो थोड़ी सी बेहतर और हो जाएगी। बहरहाल ये एक बड़ा अहम मेरा ख्याल में नुकता है जो हमें इस पे इलेक्शन कमीशन को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलकर बैठ के राजा काम आमिर अब्बास करना साहब, चाहिए। ये जो बात बार बार की जाती है कि बड़ी उजलत में ईवीएम का कानून पास कर दिया, इस पे थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, जो एतराजात इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे उन पर वर्किंग हो जाती, उनको दूर कर दिया जाता, ऑन बोर्ड कर दिया जाता, तो गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा आसान होता, ये ऑब्जेक्शन रेज ना होते। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है सर? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो गालिबन अपोजिशन का तो स्टांस ये रहा कुछ रोज़ पहले तक कि जनाब बात होगी, लेकिन जो ईवीएम है इस पे तो बात ही ना करें, इस पे तो हम कुछ कहने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बात यह है कि अब भी कहा जा रहा है कि शायद इस कम अरसे में ये ईवीएम पे इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो मुमकिन नहीं, तो अगर इसे मज़ीद डिले किया जाता फिर तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि इसकी मुखालफत कर रहा है, उसने अगर गो स्लो की पॉलिसी अपना ली, और क्योंकि अल्टीमेटली तो ये अरेंजमेंट सारे इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, तो अगर वो गो स्लो इस पे चले जाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल के जी ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को बुला बुला के डायरेक्शंस देती है कि बताइए क्या प्रोग्रेस है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन की प्रोग्रेस टू द एक्सटेंट ऑफ ये ऑर्गेनाइजिंग द बैलेट, इस सारे जमेले में इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि 23 का इलेक्शन ईवीएम पे दो, फिर तो नहीं होगा अगर यही सब चलता रहा, जो कि फैक्ट्स भी हैं जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, फिर अगर नहीं होगा तो मुझे वो जरदारी साहब की बात आ रही है कि याद आ रही है कि जो उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि ये जो बीज आप लगा रहे हैं इसका फ़ायदा कोई और उठाएगा, आप नहीं उठाएंगे, ये ईवीएम के बारे में कहा था। लेकिन बात यही है कि अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जिसको पहले भी वो डायरेक्शन दे चुके हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, अगर वो कहीं पे मॉनिटर कर रहे थे इनको, फिर तो कोई मुमकिन बात नज़र आएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन का चल रहा है आपस में तनाव, उसमें मुझे नहीं लगता कि 2023 के इलेक्शंस तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा रिगार्डिंग ईवीएम मशीन्स। अच्छा जनरल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त एग्जीक्यूटिंग बॉडी इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड नहीं किया गया, हुकूमत अपोजिशन के साथ भी मामलात को सेटल डाउन नहीं करना चाहती, तो जो सोलो फ्लाइट है ईवीएम को लेके, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके और अदर जो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस मुल्क के, वो उसमें सोलो फ्लाइट पे कितनी सक्सेसफुल हो सकती है गवर्नमेंट सर? देखिए, मैं लॉ एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चूंकि पाकिस्तान की जो जॉइंट हाउस है दोनों ने मिलकर कानून बना दिया है, तो इलेक्शन कमीशन को फिर उसके ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अपने खुद से कोई कानून बना नहीं सकता ऐसे जो हमारी नेशनल असेंबली के या दूसरी जो सेनेट है उसके साथ को मुतसादिम हो। कम से कम मैं ये समझता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, सोलो फ्लाइट जहाँ पे नंबर्स गेम की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में नंबर्स गेम तो हुकूमत ले गई है, अगर प्योरली वहां तक आप देखते हैं तो ये उस हद तक तो जमहूरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो चीजें आपको बहसियत मजमूई कौम को इफेक्ट करती हैं और जिनसे आपकी कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, चाहे वो इलेक्शन है या और भी ऐसी अशया, अगर उसमें अपोजिशन का नुक्ता नजर जो हमारा स्टैंडिंग कमेटीज का एक तरीकाकार रहा है, जहाँ मिलकर बैठ के वो आपस में बात करते हैं, वहां पे बहस होती है, कवानीन में को आगे पीछे होती है, वो हमने बिल्कुल उसको तो पशे पुश डाल के यहाँ पे हम आ तो गए हैं, लेकिन इससे आगे इस पर रोड़े टकराते रहेंगे हम लोग। इसको आगे चलने के लिए जहाँ पे हमें जरूरी है कि एक सर चलाना भी तो इसी गवर्नमेंट में था ना जनरल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना सर, उसने लेके चलना था। अगर सारे लोगों को ऑन बोर्ड कर लेती तो जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो कम होता या ना होता। इन अदर वर्ड्स, रिदा सैफी साहब, ओवर टू यू। क्या आपको लगता है कि ईवीएम पर जो अपोजिशन के तहफुजात है वो दूर हो पाएंगे, या जो अपोजिशन चाहती है ईवीएम को लेके टू चैलेंज इन कोर्ट, उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी? रिदा सैफी साहबा, या रिदा सैफी साहब को आवाज ही नहीं जा रही है साहब, इनको आवाज पहुंचाओ भाई। राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए, जहां तक बात है अदालत की, तो अदालत ऑलरेडी अपने फैसलों में ये कह चुकी है कि आप जो है मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करें इलेक्शन की कंडक्ट करने में, और इलेक्शन एक्ट में भी ये मौजूद है
कि जनाब जो मॉडर्न डिवाइसेस है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जो इलेक्शंस होंगे वो मौजूदा हुकूमत के अंडर तो नहीं होंगे, उस वक्त तो एक इंटरम गवर्नमेंट होगी, वो यही बनाएगी ना सर? नहीं, ये नहीं बनाएगी। उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन इन्फ्लुएंस तो होता है जनरल। नहीं, आप बात तो सुन लेना। उसमें वो दोनों मिल के कराते हैं, और अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखता है कि जी हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्शन कराने के पोजीशन में नहीं है, तो फिर यही होगा कि जनाब वो हुकूमत इसको कैसे डील करती है और क्या अदालत इजाज़त दे देगी इनको। वो सुप्रीम कोर्ट में भी भेज सकते हैं रेफरेंस कि जी हम पुराने निज़ाम के तहत इलेक्शन एग्री। लेकिन मेरा सवाल है इसको अच्छा, ब्रेक में जाने के बाद साहब आपसे पूछूंगा जरा इस कानून को कोर्ट में किन बुनियादों पर चैलेंज कर सकती है अपोजिशन, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रिजा सैफी साहिबा, गवर्नमेंट बिल पे बिल पास करा रही है, अपोजिशन कहीं पर नजर नहीं आ रही है। अपोजिशन जानबूझ के गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर रही है या अपोजिशन के पल्ले रहा कुछ नहीं और वो अब इज्जत बचाने के लिए लेफ्ट राइट रास्ते अपना रही है? Thank you so very much, first of all, Adnan, for having me in your program. And this is very important thing. देखिए, हमने देखा जिस तरह से कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी हुकूमत को कामयाबी हुई एक के बाद एक, और ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल ही हमें बैकफुट पे नजर आई। और ये मैं काफी टाइम से कह रही हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर भी, और जब से ये सिनारियो बिल्ड हुआ है कि ऑपोजिशन कह तो बहुत कुछ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज एन एक्शन, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ऑपोजिशन जो है वो बहुत सारी सिर्फ बातें करने पर तो अमल दरामद कर रही है, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक। लेकिन कोई एक्शन हमें उनका नजर नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से लगे कि जी वाकई वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। फिर आप देखें कि ऑपोजिशन के खुद अपने अंदर कितनी दरारें पड़ गई। और फिर एक सवाल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतने सालों से इस मुल्क के अंदर जो ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने जो है वो हुक्मरानी करी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन में भी होते हुए उन्होंने कोई बुर्दबारी का अब तक सो पार जो 3 साल हो चुके हैं उसमें कोई मुजाहरा नहीं किया है कि वो हुकूमत के साथ खुद भी बैठ के कोई कंसेंसस डेवलप करते अहम इश्यूज के ऊपर, जो अहम बिल्स लाए गए हैं इन सारे मामला पर, जो अहम कौमी मामला हैं तमाम तर आवाम के वसीतर मफाद के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ऑपोजिशन किसी भी तौर से किसी भी फ्रंट पे कोई प्लान देने के काबिल भी है या ये बताने के भी काबिल है सर कि जो मौजूदा जो सूरत हाल है, या अगर हुकूमत लेट सपोज नहीं ये चीजें करे जो कि वो गलत समझ रहे हैं, तो उसके ऑल्टरनेट वो कोई ना कोई काम दें। अच्छा, दूसरी एक चीज जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ही बात कर लें, यानी कि ईवीएम की ही हम बात अगर कर लें, तो मैं ये समझती हूँ कि इस हवाले से अगर हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है कि पार्लियामेंट के अंदर वो एक फरसूदा निज़ाम को चैलेंज करके नई जिद्दत लेकर आना चाहती है, तो ये उनकी जो इस वक्त उनका जो अमल है उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। दो, मैं बार बार ये कह रही हूँ मुख्तलिफ जगहों पे कि देखें, हो ये सकता है बिल्कुल कि आप उनके उस प्रोसेस से, आप उनकी उस एग्जीक्यूशन से, तो आप ईवीएम अच्छा होगा रिजा साहबा, लेकिन हुकूमत भी तो बाकी सबको भी तो साथ लेके चले। हमने ईवीएम को बुरा नहीं कहा, हुकूमत जो सोलो फ्लाइट पे उसको उस पर हम तनकीद कर रहे हैं। जनरल साहब, ओवर टू यू सर। ये जो अपोजिशन का रवैया ये गैर मुतवक्के है, या आपको लगता है कि अपोजिशन का यही रवैया होना चाहिए था? या इट इज गुड लक ऑफ इमरान खान के मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी और बिलावल की जैसी अपोजिशन होते हुए भी इमरान खान साहब के लिए कोई बड़ी रुकावट नहीं है, कोई बड़ी हर्डल नहीं है, ना कुछ 3.5 साल में ये अपोजिशन कुछ ऐसा कर सकी है जिससे गवर्नमेंट को खतरा हो, या अगले कुछ महीनों में ये कुछ ऐसा कर सकती है जिससे गवर्नमेंट को खतरा हो? व्हाट इज दिस सर? एक्चुअली ये लोग बार बार सवाल पूछते हैं। देखिए, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। यार जनरल साहब की आवाज कट रही है, हसन साहब ठीक करो। जो राज साहब, ओवर टू यू। लेकिन जनरल साहब आपकी आवाज ठीक होती तो मैं यही सवाल आपसे। सर अब आ रही है, प्लीज बोलिए।
मैं तो कनेक्शन से एक बात कर रहा हूँ, ऑपोजिशन इज नॉट एट ऑल सीरियस इन द सेंस कि भाई अगर वो चाहती तो हुकूमत को पहले दिन से वो टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन जिसमें बेदा भी बात कर रही थी आपस में कंट्राडिक्शन छोड़िए। अब तो ये है कि इस ढोल को गले में डालने को ऑपोजिशन तैयार नहीं है। आगे साल 1.5 साल रह गया है, इसमें ऑपोजिशन के पास अगर कोई मस्बत प्लान होता तो बहुत पहले से लेके आ जाती। उनके पास प्लान भी नहीं है, उनके पास सोच भी नहीं है, और आपस के अखलाफात अपनी जगह। वो अब इस बात पे भी आपको बड़ा क्लियर नजर आता है कि अगर वो इमरान खान साहब को हटा दूं तो व्हाट नेक्स्ट, इनके पास क्या ऑप्शन है। फिर इलेक्शन पे जाएंगे हम लोग, जिस दिन इलेक्शन का ढोल बजेगा इन्होंने एक दूसरे फिर गले पकड़ के बैठ जाना है लोगों ने। तो इमरान खान साहब इस लिहाज से बहुत लकी हैं कि अपोजिशन की जमातें, उनके आपस के तजादात उनको आपस में इकट्ठे होकर मिलकर बैठने नहीं दे रही। वरना जिस तरह आपने देखा था जब ये परसों जब बिल पास होने के लिए आए थे, सारी अपोजिशन जिसके 203 या 204 बंदे जो इकट्ठे होकर वोट डाल दिए थे, 203 सर, अगर उस तरीके का रवैया शुरू से रखती तो इमरान खान साहब के लिए चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। अब अपोजिशन ने अपनी गेम तो खेल ली है, इससे आगे अपोजिशन के पास अब है कुछ नहीं करने को। जलसे करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनते रहिएगा इनको, और इन्होंने जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म बनाए थे मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स को लॉन्च करने के लिए, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन इससे ज्यादा अब अपोजिशन जनरल साहब अवाम किसके साथ है? अवाम जनरल साहब अवाम किसके साथ है? इमरान खान साहब के साथ या अपोजिशन के साथ? देखिए अवाम तो बेचारी को होश ही कोई नहीं है, उसको हमने क्या कहते हैं स्टीम रोल कर दिया हुआ है कि उन बेचारी को अपने खाने पीने की फिक्र लगी हुई है। लेकिन अगर आज भी अगर आप देखिएगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई एक सिंगल पॉपुलर लीडर है तो शायद इमरान खान साहब है। उनकी जाती अपनी जो एफर्ट है उसको वजह से, और दूसरा जो महंगाई का एक हमने शोर मचा रखा हुआ है, महंगाई है, महंगाई से इफेक्टेड लोग जो हैं वो आपको सड़कों में नजर नहीं आ रहे। महंगाई से इफेक्ट हो रहा है तनख्वाहदार तबका, महंगाई से इफेक्ट हो रहा है। मैं आता हूं जनरल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने कर दिया कि महंगाई वाले लोग तंग हैं तो सड़कों पे क्यों नहीं है। मैं उससे पहले राज साहब से एक कमेंट ले लूं ईवीएम के हवाले से। राज साहब, क्या लीगल स्टैंडिंग्स क्या है अपोजिशन के पास? बिलावल साहब ने और शहबाज साहब ने भी कहा कि दे विल गो फॉर टू चैलेंज दिस बिल इन कोर्ट। क्या वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? चैलेंज करेंगे तो कितने क्या ग्राउंड्स होने चाहिए? देखिए, और यही सर सॉरी एक और चीज भी, मुश्तरका इजलास का जो बिल पास हुआ होता है उसकी वैल्यू होती क्या है? क्या वो वाकई चैलेंज हो सकता है? देखिए, मुश्तरका इजलास का जो बिल है उसकी कानूनी हैसियत वही है कि जो एक आम बिल होगा, दोनों हाउसेस से बारी बारी जो जी, उसमें कोई किसी किस्म का ग्राउंड नहीं लिया जा सकता कि चूंकि ये बिल मुश्तरका इजलास में पास हुआ है तो कोई इसकी लीगल स्टैंडिंग कम है। अब अगर इसको लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने एक चीज़ साबित करनी है कि ये जो अवाम है या किसी भी शख्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उसमें के ख़िलाफ़ है ये कानून। और नंबर 2 ये कि ये एक मफाद आमा का सवाल है। अब फंडामेंटल राइट्स के देखिए, फंडामेंटल राइट्स यही हैं कि ये हर शख्स का, आपका, मेरा, हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का ये राइट है कि वो उसकी जो हुकूमत है या जो गवर्नेंस है वो एक फेयर तरीके से आए, कोई अनफेयर तरीके से ना आए। और अपोजिशन को साबित करना होगा कि ये जो इसके इलेक्शंस होंगे इसका जो रिज़ल्ट होगा वो फेयर नहीं होगा, अनफेयर होगा। एंड विच आई डाउट कि जी सुप्रीम कोर्ट में इतनी आसानी से ये साबित करे कि जनाब इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट होगा। फ्रॉड के एलिमेंट को लाने के लिए उनको साबित करना होगा कि किस किस्म का इससे फ्रॉड किया जा सकता है। तो आई थिंक कि ये जो दूसरा भी बात है कि उसके साथ ये चैलेंज करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक, उसको भी चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि उनको वोट का हक दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी जो लीगल पोजीशन है, मैं समझता हूँ इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी अगर इसको प्रॉपरली वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए। और देन देखना है कि जनाब ये कितनी जल्दी डिस्पोज ऑफ होता है, क्योंकि इसकी एक नुकसान और भी होगा कि जब ये आएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन भी आएगी। और जब इलेक्शन कमीशन इसमें फ्रीक होगा तो सुप्रीम कोर्ट लाजमी तौर पे एक तरफ तो ये देखेगी कि जी क्या ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को फिर से कहा जाएगा कि जनाब आप बताएं आपने अभी तक क्या किया, और अगर आपके इतराज़ात हैं तो आप 15 दिन में वो ले आइए कोई मशीन ऐसी कि जो कि सही है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वहां ब्रेक पे जाना है मुझे। रिजा साहब उससे पहले अगर इस पे कमेंट कर दें, जनरल साहब की एक बात में बड़ा वजन है।
और वो इसलिए है कि अगला साल इलेक्शन का साल होगा और इलेक्शन के साल में पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि हर पार्टी ने अपना अपना एजेंडा और वोट और इलेक्शन की तैयारी करनी होती है। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अब पीडीएम जैसी सूरत हाल जो है वो अगर बनी भी सही तो उसमें कोई बड़ा असर नहीं होगा, कोई लॉन्ग मूवमेंट नहीं होगी। तो व्हाट इज नेक्स्ट? क्या अब अपोजिशन एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर सामने नहीं आएगी और इमरान खान साहब बड़ी आज़ादी के साथ जब तक चाहेंगे इलेक्शन ईयर तक या उससे पहले कबल वक्त इलेक्शन कराना चाहते हैं? अदनान सही कह रहे हैं जनरल साहब, अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमें ग्राउंड रियलिटीज बता रही हैं वो यही बता रही हैं। देखिए पीडीएम में इतनी जल्दी इख्तलाफ हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाहर हो गई। अच्छा, और एक चीज यहाँ कमेंट और ऐड करना चाह रही थी मैं अपना, इस हवाले से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात है, कल मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर सेंटर शहादत ऐवान साहब, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से और ताज अदर साहब को, तो उन्होंने ये कहा कि जी रूल 10 की वायलेशन हुई है, आर्टिकल 222 की वायलेशन हुई है, बहुत सारी उन्होंने बातें की। लेकिन मैंने जब उनसे सवाल किया कि फिर आप लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो बिलावल साहब ने कहा है, तो उसके ऊपर वो उनका स्टेटमेंट फिर शेकी और शेडी था, वो श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा जी वो क़यादत अभी कर रही है फैसले वो, तो इट मीन्स के ऑपोजिशन डेलिबरेटली कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वीक है या वीक हो रही है या अपने एक्शंस में उस तरह से फर्दर आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रही। और उसकी वजह जो अभी आपने सवाल किया है कि क्या अवाम ऑपोजिशन के साथ, किसी जमात के साथ है या हुकूमत के साथ, इसकी वजह ये कि अवाम तंग आ चुकी है, अवाम हर एक को आजमा चुकी है और अब अवाम थक चुकी है, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम ने रहना तो यही है ना, हिजरत तो नहीं हो सकती ना अफ्रीका में। अवाम ने कोई ना कोई रिएक्शन तो देना है। जो बात जनरल साहब कर रहे हैं कि देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम पब्लिक साइड, महंगाई इतनी बढ़ चुकी, चीनी मैं एक कमेंट ले लूं यार प्लीज पहले, रिदा जल्दी से। जी तो बिल्कुल वही मैंने कहा कि अवाम ने रिएक्शन देना है और वो रिएक्शन के ऊपर मैं ऑपोजिशन या हुकूमत के हवाले से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों की तरफ से अवाम थक चुके हैं। इसी वजह से वो ये देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है उनको हुकूमत की तरफ से कि जी ठीक है अभी ये नई जमात है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। महंगाई से अवाम तंग है बट वो नहीं आ पा रहा, जिसका तस्करा जनरल साहब भी कर रहे थे और रिदा भी कर रही है। ब्रेक के बाद पूछते हैं इस पर। नाज़रीन वेलकम बैक। जनरल साहब अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है सर, आपकी इस बात से कहीं थोड़ा बहुत इख्तलाफ है मुझे, तो बड़ी माजरत के साथ। सर महंगाई है और आवाम तंग भी है उससे, पर शायद आवाम वो रिएक्शन नहीं दे पा रही जो हम देखना चाहते हैं कि सड़कों पे आए, ब्लॉक करे। सर उसको भी तो लीड करना होता है और वो हम बात कर रहे हैं अपोजिशन की कि अपोजिशन के अपने मफाद हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मफाद के चक्कर में अवामी मफाद दब के रह गए हैं। सर देखिए मैं ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, मैं अपनी बात सही तरह नहीं कह सकता, महंगाई तो है, लेकिन जो इशू ये है कि जो महंगाई से डायरेक्टली इफेक्टेड लोग हैं जी वो क्यों सड़कों पर नहीं है। तनख्वाहदार तबका जो आपका सारा फंसा हुआ है, पेंशनर सारे इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग बाहर नहीं आ रहे? इसकी एक वजह जो हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जिस तरह भी रजा भी कह रही थी, कवाम का एतमाद जो हमारी लीडरशिप है इस पर शायद अब वो नहीं रहा जिसकी हमें जरूरत थी। और दूसरी जो इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है कि अवाम इस सारे सिस्टम से ही लाताल्लुक होते जा रहे हैं इससे, जो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि अगर अवाम लाताल्लुक हो गए फिर तो कोई आपका सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। और वो बहुत खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जिनका मेन स्टेक होल्डर्स तो अवाम है, अगर वही इस सारे सिस्टम से अपने आप को अलग कर गए तो ये लीडरशिप क्या करती फिरेगी, इस बताइए आप। तो इश्यूज तो है आपके, और इश्यूज पर एड्रेस करने की बड़ी सीरियस जरूरत है। मैंने शुरू भी आपसे कहा था, जबकि हमारी जो लीडरशिप चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, अब रिटोरिक से या तकीरों से काम चलने वाला नहीं है। आपने अवाम को इन्वॉल्व करना है, अवाम के इश्यूज को आपने सही तरीके से हैंडल करना है, सिर्फ तकारीर से काम नहीं चलेगा। अब देखिए अगर बिलावल साहब बात करें महंगाई की या शहबाज शरीफ साहब बात करें महंगाई की या जरदारी साहब, तो लोग इनका भी तो बैगेज है ना बहुत ज्यादा इनके साथ, इनके लोग कैसे इनकी बात यकीन कर लेंगे। कोई ऐसा तो हो ना जो मिडिल क्लास लीडरशिप आपके ऊपर खड़ी हो, जो आपको बताए कि वाकई जो इश्यूज हैं आपके महंगाई है। जनरल साहब एक पॉइंट क्लियर कर दें, जनरल साहब एक पॉइंट क्लियर कर दें भाई, वो बंदा जो कल 50 रुपए चीनी लेता था आज 150 रुपए 150 रुपए लेके खान के साथ क्यों खड़ा होगा? जो कल 90 रुपए लीटर पेट्रोल लेता था आज 150 रुपए लेता है खान के साथ क्यों खड़ा होगा?
जो 40 रुपए किलो आटा लेता था वो 80 रुपए लेके खान के साथ खड़ा है। मतलब ये मंतक समझ नहीं आ रही ना सर मुझे आपकी। देखिए बात ये नहीं है, बात ये बताइए ना, इतनी सारी चीनी लेके वो जरदारी साहब पीयूष पाठी साहब क्यों खड़ा होगा जिनकी 11 मिले हैं? अब ये बताइए ना, शहबाज शरीफ साहब क्या खड़ा होगा जिनके अपने बेहिसाब शुगर की मिल रहे हैं? अब ये तो मुझे बताइए ना। तो दोनों तरफ जो बैलेंस देखते हैं, ये नहीं कि भाई एक तरफ बहुत ज्यादा फरिश्ते हैं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा शैतान है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बैगेजेस हैं हर एक के साथ आप जी, और फिर जो केसेस आपके एक से दूसरा केस तीसरा केस निकल के आ रहा है बाहर, उसको आप लेके जब आप चलते हैं, अब अवाम वो उतनी आदि तो रही नहीं कि भुट्टो साहब के एक नारे से सब चल पड़ेंगे उनके पीछे। बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब एनालाइज करती है, सोचती है सर। और ये जो हमारे स्ट्रीट में बैठा हुआ आदमी है ना, जी, उसकी रस्लिक विजडम मैं समझता हूँ हम सबसे शायद बहुत ज्यादा है। उन सारे मामलात को हमसे बहुत बेहतर समझ रहे हैं। बिल्कुल सही है राय साहब। अवाम के लिए क्या किया इस हुकूमत ने कि जिस पर इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंट हो कि यार मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे इस वजह से अवाम वोट दे देगी? देखिए, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि अवाम ने ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। अवाम इसलिए बाहर नहीं आ रही कि अगर लीडरशिप उनको कॉल करती है तो वो देखते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ या नून लीग की लीडरशिप हमें कॉल कर रही है, सड़कों पे ला रही है, तो इनके अपने बच्चे तो लंदन में बैठे महलों में एक लग्जोरियस लाइफ गुजार रहे हैं, ये खुद तो वहाँ पे हैं। इसी तरीके से जरदारी साहब की अगर बात होती है तो अवाम देखती है कि जनाब ये तो खुद इस तरह के हैं कि इन्हीं की वजह से तो आज गुर्बत हो रही है। तो अवाम जो है वो बेशक परेशान है, और जो मसला बनेगा कि अगर वो इस लीडरशिप से तंग आ गए हैं और बग़ैर लीडरशिप के जिस रोज़ वो निकल आए, खुदा न खास्ता, फिर वो ये नहीं देखेंगे कि जी कौन सी सियासी पार्टी है, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है, कौन सी जुडिशरी है, फिर वो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ होंगे कि ये पूरा सिस्टम ही नाकाम हो चुका है। तो वहाँ पे फिर सियासत नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि जनाब अब ये जो सिस्टम है खान साहब कहते हैं कि करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, 3.5 साल में 1 रुपया नहीं साबित कर सके, पकड़ा कोई जा नहीं सका, लोगों को महंगाई से अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। किस तरह लोग खान साहब के किए गए वादे वफा नहीं हुए, सहूलतें जिंदगी की छिन गई, आप कह रहे हैं फिर भी लोग खान के साथ खड़े होंगे? पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाला है लोग, क्योंकि लोगों को ये नजर आएगा कि खान की नाकामियों की वजह क्या है। तो अवाम को भी ये समझ आ रही है कि ये जो सिस्टम है ये अगर खान को चलने नहीं दे रहा तो इसमें फिर कसूर सिस्टम का है। और अगर वाकई ही सिस्टम के खिलाफ अवाम आ गई और अगर उसका अदलिया से, इस्टेब्लिशमेंट से, दूसरों से, तीसरों से एतमाद उठ गया तो फिर यकीन कीजिए कि फिर आपको ये जो आप बड़ी बात होती है ना कि जी पार्लिमानी निज़ाम और उसके बाद जमहूरियत, डेमोक्रेसी, इन चीज़ों से अल्टीमेटली इन सियासतदानों की वजह से लोग तंग आ जाएंगे। बट दैट स्टेज इज़ टू, अभी जिसको हम कहें कि वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम निकलेंगे और इससे हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मीडिया को भी इस चीज़ का एहसास है कि महंगाई अगर है तो उसकी वजह हम इमरान खान करते रहते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि इंटरनेशनल रिसेशन है, कोविड है, और इन हालात में क्या खाली पाकिस्तान में महंगाई है या यूके में भी है और दीगर। रिदा सैफी साहब क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, क्योंकि अब शायद हुकूमत जो है फाइनल फेज में दाखिल हो चुकी है, टू फैसिलिटेट द। कमेंट कर दूं जी जी अदान, मैं इसकी पे पहले तो कमेंट कर दूं। बिल्कुल सही जनरल साहब ने जो बात की और साहब ने भी जो बात की, दोनों ने बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। मैं ब्रेक से पहले ये कहना चाही थी, लेकिन मैं कहते कहते खुद रुक गई कि ये अगर जो अवाम का जो बेसिक मामला है कि अवाम को अगर बेसिक राइट्स उसके नहीं मिलते जो कि वो ट्रस्ट करके आई थी, क्योंकि आप एक हमें थोड़ी सी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब ऑपोजिशन में पार्टी मौजूद थी और जब खान साहब कंटेनर पे थे, तो आपको याद होगा कि ये जो कुछ अवेयरनेस है ना चीजों के बारे में, वो खान साहब ने और उनकी पार्टी ने ही दी थी लोगों को कि जी अगर बिजली का बिल इतना आता है तो वजीर आजम करप्शन करता होता है तो वो करप्ट होता है, या उसकी हुकूमत करप्ट होती है, उसके वुजरा चोर होते हैं। तो ये सारी चीजों की अवेयरनेस, और अगर डॉलर बढ़ता है या महंगाई होती है, बिजली के बिल फाड़ने, ये सारी सिविक सेंस और ये इस तरह के जो सिविल राइट्स हैं वो सारी बातें बताई खान साहब ने थी। अब लोग
हैरान और परेशान इसलिए भी रह गए कि भाई जिससे सीखा उसने ही धोखा दे दिया। अब वो कहता है कि नहीं जी, जो मैंने बातें सिखाई थी उनको जो है तब्दील कर दो, और वो तो माजी के जो सारे मुखातिब थे वही सारे लोग उसके आगे पीछे नजर आ रहे हैं हमें, और कोई नई चीज तो हमें सामने नजर आने आ रही, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब एक नए हैं अवाम के लिए। इमरान खान साहब का फेस एक न्यू है सियासत में, उनके अलावा उनके साथ उनके जो आगे पीछे बैठे लोग हैं, जो उनके हवारी हैं, वो भी उनको वही पुरानी कश्तियों से निकल के इस कश्ती के अंदर आते हुए नजर आए हैं इस हुकूमत में। एक चीज। दूसरी, ऐसी सिचुएशन में हमें ये बीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस IR स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बताऊं, इस सिचुएशन में हमने ये पढ़ा और देखा है बहुत सारे चीजों पे जब हमने रिसर्च किया है कि ऐसी सिचुएशन जिन ममालिक की होती है, खुदा ना करे बट वहां पे सिविल वॉर जन्म लेती है, उसके माइंडसेट जन्म लेते हैं। जब लोग सिस्टम से, जैसे कि अभी बात हो रही थी, सिस्टम से लोग नाराज हो जाते हैं, जब लोग थक जाते हैं कि जी जमहूरियत हो या कोई भी निजाम हो, वो निजाम हमें सुख की जनरल साहब बिल्कुल ठीक है, लेने आखिरी नहीं मिनट दे है, रहा। जनरल साहब एक तो कमेंट फिर जल्दी से कर दे सर। लोगों के अंदर ये आखिरी साल होगा गवर्नमेंट उठाता है। का, तो अवाम को रिलीफ मिलेगा या सिर्फ यही बात काफी है कि शहबाज शरीफ की तरफ क्यों जाओगे, नवाज शरीफ की तरफ या जरदारी की तरफ, क्योंकि वो तो उन पे इल्जाम है वो चोर हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं, या कुछ और भी खान साहब के पास होगा बेचने को सौदा? सवाल मैंने सुना नहीं जनरल साहब के लिए जल्दी से आखिरी कमेंट। देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब सौदा तैयार कर रहे हैं और वो सौदा उनका बिकेगा। एक तो जो कोविड वाली बात थी उसकी, फिर अब जिस तरीके से ये जो एक्सपर्ट्स को जो वोटिंग राइट्स दिए हैं, सिर्फ एक्सपर्ट्स वो जो बाहर बैठे हैं वो लोग तो अफेक्टेड नहीं है ना, उसके अलावा इनके साथ और भी बहुत सारी फैमिलीज अफेक्टेड है इससे, वो उनके लिए पॉजिटिव है उनका साथ। और तीसरा, जिस मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जिससे अबाउट 20 मिलियन फैमिलीज को डायरेक्टली वो कोशिश कर रहे हैं रीच आउट करने की, अगर सक्सेसफुल हो जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इज ऑल द वे थ्रू। राय सर लास्ट कमेंट इसी पे। देखिए जी, बिल्कुल ये जनरल साहब ने जो बात की है कि ये चीजें सर कितने पीपल्स पार्टी नून लीग को फेवर दे दो सर। देखिए, नून लीग को तो फेवर दी गई है। एक बात बड़ी अच्छी है कि आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो इमरान खान को जो ओनली हार्डशिप होगी वो तब होगी कि जब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।